Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you all will be very fine. And we have started chapter number 10, that is regarding the kingdom Animalia. And today we want to discuss marvelous phylum. And that very marvelous phylum is none other than phylum Arthropoda. क्या होता है आर्थ्रोपोडा, उसकी यूनिक बातें कौन कौन सी हैं, इंटरेस्टिंग बातें कौन कौन सी हैं. लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर zoologists, हम चलते चलते थर्ड लास्ट फाइलम पे पहुंच गए हैं इनवर्टिब्रेट्स के. और आज हम जिस थर्ड लास्ट फाइलम की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द फाइलम आर्थ्रोपोडा. और हम अपनी आदत से मजबूर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फाइलम का डायग्नोस्टिक फीचर बताएंगे. बार बार नहीं बताऊंगा डायग्नोसिस क्या होती है. तो अगर आप इसके नाम को फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम है आर्थ्रोपोडा, राइट. और अगर मैं इसे ब्रेक करके लिखूं तो ये जो वर्ड है मेरे पास आर्थ्रो, ये एक लैटिन वर्ड है. और जब भी मैं कहीं लफ्ज लिखता हूं आर्थ्रो तो उसका मतलब होता है जॉइंटेड और सिंपल जॉइंट्स और जॉइंटेड. इसका मतलब है कि ये चीज जुड़ी हुई है या इसमें जोड़ है. और जब मैं वर्ड यूज करता हूं पोडा तो इसका मतलब होता है लेग और फीट. यानी कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बाजू टांगों में जोड़ होंगे, हम उन्हें आर्थ्रोपोड्स में कंसीडर करेंगे, हम उन्हें कीड़े मकोड़े समझेंगे. तो जरा सोच के बताएं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों की बॉडी में, आप लोगों के बाजू और टांगों में जोड़ नहीं है? जस्ट फील इट. तो आप कहेंगे सर हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे बाजू और टांगों में जोड़ है या आपके बाजू और टांगों में जोड़ है तो हमें एक दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझना चाहिए. तो आप बोलेंगे सर नहीं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं. तो फिर हम इस ग्रुप पे क्यों नहीं इंक्लूडेड हो रहे? तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि ये वाला ग्रुप बेसिकली इनवर्टिब्रेट का है और हम एक रखते हैं व्हाट, वर्टिबल कॉलम. तो जिन लोगों में वर्टिबल कॉलम होगा वो कभी भी इस आर्थ्रोपोडिक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे. सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप, राइट. सो दीज आर बेसिकली व्हाट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दीज आर बेसिकली invertebrates having jointed legs. Invertebrates having jointed legs are basically called as what, arthropods. Arthropods में हमें एक और चीज नजर आती है. आप लोग इनमें से जो मैं आपको मुख्तलिफ इमेजेस दिखा रहा हूं, आप जरा उनको देखें. ये 3-4 इमेजेस हैं. कैन यू फाइंड एनी अदर कॉमन कैरेक्टर that we have discussed earlier? यानी कि टांगों में जोड़ के अलावा आपको कोई इनमें फीचर कॉमन नजर आ रहा है? यस, एक्सेलेंट, बिल्कुल मैं ठीक बोला कि इनके बॉडी में आप लोगों को सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, पीसेस नजर आ रहे हैं, राइट. हर जो सेगमेंट है इसके बारे में डिटेल आप लोग जाके पढ़ेंगे. जाहिर है कोरेस्पॉन्डिंग टॉपिक में दैट विल बी कमिंग इन सेकंड ईयर. We will discuss in detail about its skeleton and how the things are basically arranged. लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताना है सिर्फ कि इसका जो स्केलेटन है इसके अंदर क्या है, प्लेट्स हैं. ये वाली प्लेट्स डेफिनेटली बहुत हार्ड हैं और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई हैं. काइटिन इसका सिंथेटिक मटेरियल है. लेकिन इन प्लेट्स को अगर हम गौर से देखें तो पता चलेगा कि लुक एट दिस. हमने एक कॉकरोच को डायसेक्ट किया. डायसेक्ट करने के बाद हमने उसकी जो ऊपर वाली स्केलेटन थी उसको काट दिया, निकाला बाहर, तो पता चला कि बेसिकली ये प्लेट्स आपस में बहुत ही लूज प्लेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं और जिससे के ऊपर ओवरलैप करती है, राइट. तो ये है इसकी सेगमेंटेशन. हाँ, ये हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेरे पास बहुत सारे सेगमेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि लाइक इंसेक्ट इसकी बॉडी के 3 ही मेन सेगमेंट हो, जिससे आप लोगों को पता है कि हम लोग हेड बोलते हैं, थॉरैक्स बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं. और वो अलग बात है कि एब्डोमेन के आगे फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बाहर हम इनको भी कह सकते हैं कि दीज आर सेगमेंटेड वर्म्स, राइट. अगर हम बात करें कि इसकी
नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस फाइलम में ही, जिसका नाम क्या था एनालिडा, हम लोगों ने कहा था कि दे हैव बेसिकली सेगमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि एज फॉर एज देयर ओरिजिन इज कंसर्न, देयर ओरिजिन इज फ्रॉम एनालिड्स, ओरिजिन इज फ्रॉम एनालिड्स। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन करेक्टर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट्स, यानी कि शायद इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक है लेकिन दो डिफरेंट लाइंस में इवॉल्व हुई, राइट। तो उस पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर से अगर हम लोग लेफ्ट को मूव कर गए तो एनालिड प्रोड्यूस हुए, और अगर हम राइट को मूव कर गए तो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स प्रोड्यूस हुए, लेकिन इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर सेम लग रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दैट इज द एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन को आपको पता है कि मैं हमेशा इन्हीं एट्रीब्यूट्स पे डिस्कस करता हूं कि सेलुलरिटी, ज़ोन्स, सिमेट्री, नंबर ऑफ लेयर्स एंड देन सिलोम एंड देन द स्टोम। डेफिनेटली ये बातें आप लोगों के लिए नई नहीं हैं, और आपको पता है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, यस, ट्रू मल्टीसेलुलर। सो दीज आर ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये ट्रू मल्टीसेलुलर क्या होती हैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इसे प्रीवियस लेक्चर्स को सुने तो आपको ट्रू मल्टीसेलुलरिटी का मतलब समझ आएगा। और अगर मैं इनकी जुआ की बात करूं तो दीज वेरी ऑर्गेनिजम्स दे आर यूमेटाजोन्स, यूमेटाजोन्स। और आपको पता है कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स कि जिनके अंदर टिश्यू लेवल या उससे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, हम उन्हें बोलेंगे यूमेटाजोन्स। और आपको ये भी मैंने बताया था कि यू का मतलब होता है मॉडर्न, मॉडर्न किस्म के ये यूमेटाजोन्स है। और आपको ये वाली बात भी याद है कि जो ही हम लोग फाइलम डायडेरियन से ऊपर निकले थे तो बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी हो गई थी, बायलैटरल। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज कि दे हैव गॉट बायलैटरल सिमेट्री। बार बार जाहिर आप मोमेंट पे पहुंचने वाले हैं, डिवाइस करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं नंबर ऑफ लेयर्स की बात करूं तो आपको याद होगा कि ऑल ऑफ देम आर बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जब मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करता हूं तो जाहिर है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों किस्म के लेयर्स यहाँ पे पाई जाएंगी। अगर मैं सिलोम की बात करूं तो यस, दे आर ट्रू सिलोमेट्स। और आई थिंक यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज मेंट बाय द ट्रू सिलोमेट। तो दे हैव गॉट द ट्रू सिलोम, राइट। देन लास्ट स्टोमी का को याद है कि हमने ये कहा था कि वेदर दे आर प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। तो अभी तक ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या हैं, प्रोटेरोस्टोम्स हैं। और आपको पता है कि प्रोटेरोस्टोम का मतलब ये है कि इनकी डेवलपमेंट के दौरान बनने वाला वेरी फर्स्ट पोर विल बिकम द माउथ। तो इसलिए हम इन्हें प्रोटो का मतलब होता है पहला, और या प्रोटेरो का मतलब भी होता है पहला, और स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो जो पहला सुराख बनेगा वो ही मुंह होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर स्टिल प्रोटेरोस्टोम्स। सो ये कोई जनरल सी एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड मैंने आपको बताया कि कैसे ये वाले ऑर्गेनिज्म पहले ट्रू मल्टीसेलुलर हुए, फिर उन्होंने अपने आप में टिश्यू बनाना शुरू किए, फिर सिमेट्री बायलैटरल हुई, फिर उन्होंने 3 किस्म की लेयर बनाना शुरू की, फिर उन्होंने प्रॉपर ट्रू सिलोम बनाई, और फिर उन्होंने प्रोटेरोस्टोम को ही अपना मोड ऑफ डेवलपमेंट रखा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द हैबिटेट। If somebody asks you what is habitat, so simply you must say that it is the address of an organism. ये तो किसी organism का address है where the chances of finding of that very organism is maximum. मिसाल के तौर पर अगर मैंने फिश से मुलाकात करी तो जाहिर है मुझे डेजर्ट में जाना पड़ेगा। डेजर्ट में आपको बहुत सी मछलियां इधर चलती हुई नजर आएंगी। Am I right? तो आंसर है सर, डेजर्ट में मछलियां। तो short I have you can say utter these words just for fun. Definitely if I want to see the fishes, so I have to go to the oceans or to some other water body. So address, तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां आप लोगों को आर्थ्रोपोड नजर नहीं आते, राइट। एवरीवेयर, हर जगह आप लोगों को आर्थ्रोपोड मिल सकते हैं, चाहे वो समंदर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे वो हमारे डेजर्ट्स हो,
ठीक है, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं फील्ड्स हों, हमारी प्लेन्स हों, हमारी वाटर बॉडी की अगर मैं बात करूं तो दो किस्म की वाटर बॉडी हो सकती है, या तो वो फ्रेश वाटर हो सकता है, यस यू कैन फाइंड आर्थ्रोपोड्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज, एंड यू कैन आल्सो फाइंड दीज पर्टिकुलर मार्वेलस क्रिएचर्स इन मेरीन वाटर एज वेल। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। एक पॉइंट जो मैं पीछे वाले बोर्ड पे मैं लिखा था लेकिन मैं भूल गया आप लोगों को बताना, दैट वाज अबंडेंस। तो ऐसा करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर चीज यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं अबंडेंस की बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म दुनिया की 80% स्पीशीज बनाते हैं। तो जब मैं बात करूंगा कि 80% स्पीशीज बनाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनके अंदर वेरिएशंस, वैरायटीज बहुत ज्यादा हैं। हमने ये नहीं कहा कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा, हम ये बोल रहे हैं कि वैरायटीज बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से दे आर वेरी वेरी अबंडेंट, परहैप्स दे आर मेकिंग द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट। अब हम बात करेंगे साइज और शेप की। तो अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो यस दे कैन बी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल हो सकते हैं, दे कैन बी सो स्मॉल that we have to use microscope to carry out their observations, or they can be meters long, no doubt at all. तो इसके अंदर भी हम लोगों को great diversity नजर आती है in the terms of size. For example, a dust mite, हमारी जो गर्द होती है, अगर आप कभी अपने घरों के दरवाजों को, रोशनानों को देखें जो बहुत बहुत हद तक साफ नहीं होते, तो वहां पे डस्ट जमा हो जाती है, राइट। अगर आप उस पर्टिकुलर डस्ट को देखें तो बज़ाहिर आपको उसमें कोई लाइफ नजर नहीं आएगी, बट लुक एट दिस स्कैन, आप इस स्कैन को देखें, इसमें आप लोगों को एक डस्ट माइट नजर आ रही है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस। प्लस अगर आप लोगों को बचपन में कभी जुओं का सामना करना पड़ा हो तो उनकी जो टिक्स होती हैं और माइट्स होती हैं आल्सो वेरी स्मॉल, बड़ी छोटे साइज की होती हैं। और इसकी निस्बत में अगर आप लोग लॉन्ग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जो हमारे पास प्रॉन्स हैं और क्रैब्स हैं, दे कैन बी लिटरली वेरी लार्ज ऑर्गेनिजम्स। सो बहुत ज्यादा वेरिएशन में नजर आती है इन द टर्म्स ऑफ साइज। और अगर हम बात करेंगे इनकी शेप की, तो शेप में भी यस यू मे फाइंड ऑल दीज 7 or 8 इमेजेस। आपको इन सब में कोई चीज शक्ल के लिहाज से कॉमन नजर नहीं आती, एक्सेप्ट इस बात के कि इन सब की लेग्स में जॉइंट्स हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि they have the segments. Otherwise, look at the variety in terms of what shape. तो आपको बहुत किस्म के ऑर्गेनिज्म, समंदर में रहने वाले, पानी में रहने वाले, खुश्कियों में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, or perhaps is a literally very very diverse group in these, you can say, groups of kingdom Animalia. And now we want to discuss the DS. DS stands for digestive system. क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? तो अगर मैं ये कहूं कि कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि जो कुछ भी इनके पास आएगा सब कुछ फना हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ये। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज अराउंड देम। चाहे वो हमारे पास डेजर्ट हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो हमारे पास कोनिफर टॉल ट्रीज हो, राइट, चाहे वो समंदर का बॉटम हो, व्हाटएवर, कहीं भी, जहां कहीं भी इन ऑर्गेनिज्म को फूड मिलेगी, दे विल रीच ओवर देयर एंड डेफिनेटली दे विल शेयर ऑफ कोर्स देयर पार्ट। सो ये भी याद रखना होगा कि दे नॉर्मली शेयर व्हाट अ लॉइन शेयर। और हम बात करेंगे आगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है, कहां से शुरू होता है। तो पहली बात यह है कि हम डिस्कस करेंगे इसकी फूड के बारे में। तो अगर आप लोग इनकी फूड की बात करें तो इनको आप सिंपली यूं कह सकते हैं कि दे कैन बी हर्बीवोर्स, नो डाउट एट ऑल। मैंने बोला कि इनके इर्द गिर्द जो कोई भी नजर आएगा, फॉर एग्जाम्पल कि आप इन पत्ते खाने वाली चींटियों के इमेजेस को देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये पत्तों को कितने आर्टिस्टिक वे में काट रही हैं और लेके जा रही हैं, राइट। देन यू मे सी व्हाट कार्निवोर, आप लोग इस मेंटिस को देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एक मेंटिस है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर ऑफ इट्स यू कैन से प्रे। एक जस्ट में, एक छपक में यह करेगा, अपनी शिकार को अपने बॉडी का हिस्सा बना लेगा। फिर इसके अलावा हम लोग बोलते हैं अदर वन आर कॉल्ड एज व्हाट omnivores. Whenever we say the word omnivore, इसका मतलब तो पक्का पक्का ये है कि ये जो कुछ भी मिलेगा खा जाएंगे, चाहे वो हमारे पास हर्ब्स हो, चाहे वो हमारे पास फ्लैश हो. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ देयर फूड्स. और अगर मैं इसके डीएस की बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, तो आपको नजर आएगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्यूब लाइक,
बिल्कुल इसमें ट्यूबुलरी डीएस है। और जाहिर इट स्टार्ट्स विद द माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होगा एंड इट विल टर्मिनेट एट एनस, और ये एनस पे जाके खत्म हो जाएगा। प्लस आपको इसमें भी डॉल नजर आती है। व्हेनेवर वी से डॉल इट मींस डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं डीएस के वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इनका वो वाला ग्रुप कि जिन्हें हम लोग मैंडिबुलेट्स बोलते हैं। ओ दे आर एक्सीलेंट चर्नर्स। उनके माउथ पार्ट्स अगर जो भी चीज आएगी इट विल बी लिटरली इधर क्रश्ड और च्यूड, और इट विल बी जस्ट यू कैन से रूड आउट। तो इस लिहाज से यहाँ पे हमें क्रशर नजर आते हैं, च्यूअर्स नजर आ रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे फूड स्टोर करने वाला पार्ट नजर आएगा, यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले सेल्स नजर आएंगे। सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। And now we want to move to the next thing, and next concept is respiration. Oh my God, respiration में भी ये कमाल है, because कि अगर आप इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखें जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी लैंड में रहते हैं, तो दे कैन रेस्पायर बाय मींस ऑफ अ वेरी वेरी एडवांस सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैकियल सिस्टम। और आप लोग इस पर्टिकुलर ट्रैकियल सिस्टम को आप डिस्कस करेंगे अपनी इसी बुक के चैप्टर नंबर 13 में। वहां पे हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के साथ कि ये ट्रैकियल सिस्टम डेफिनेटली काइटिनस मटेरियल का बना होता है। इसमें इनलेट वेल्व्स होते हैं, इसमें आउटलेट वेल्व्स होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी सेल्स बेसिकली एक्सचेंज में काम आएंगे। और इनलेट वेल्व्स जो हैं वो डेफिनेटली एयर को इनहेल करने में काम आएंगे, और जो हमारे पास एक्सीलेंट वेल्व्स हैं वो हवा को बाहर निकालने में काम आएंगे। बाकी ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि दे हैव गॉट अ स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दैट वेरी सिस्टम इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन ट्रैकियल सिस्टम। नाम याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो बात की बाय स्टूडेंट्स, मैंने किस में ये वाली बात की मैंने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में चलिए पहले एक और ग्रुप की बात करते हैं, उनका नाम होता है एरेक्निड्स। आपने एक मूवी शायद नाम सुना, उसका नाम होता है एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया जो मूवी है इट इज रिगार्डिंग द फियर ऑफ स्पाइडर्स। तो उस पर मूवी बनी हुई है बहुत जबरदस्त किस्म की, और उसमें भी कंट्रीब्यूशन शामिल है एक ज़ूलॉजिस्ट का जो बेसिकली ट्रेन करता था किसको, हमारी स्पाइडर्स को, और हमने उन पर्टिकुलर स्पाइडर्स से एक्टिंग करवाई है। सो दैट इज अ वंडरफुल मूवी इफ यू वांट टू सी इट। तो थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी स्पाइडर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का है। तो आंसर है कि उनके अंदर बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स। लेकिन अगर मैं बात करूंगा उन ऑर्गेनिज्म की जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से सांस लेंगे तो हम क्या बोलते हैं, गिल्स। तो जाहिर है ये ऑर्गेनिज्म अपने अपने एनवायरनमेंट में वेरी वेरी ब्यूटीफुली अडेप्टेड हैं। तो दे कैन obtain oxygen, they can give off CO2, and definitely their every cell is making of course energy that is very much essential to continue its life processes. Move to next column. और now we want to discuss the circulation. ये जो ऑर्गेनिज्म है आप कह सकते हैं कि इनके पास फर्स्ट टाइम एक किस्म का हार्ट प्रेजेंट था, ठीक है, और फर्स्ट टाइम आप लोगों को यहाँ पे एक सिंगल एओर्टा का कॉन्सेप्ट नजर आया, और आप लोगों को यहाँ पे एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आया। सो ये जो चीजें थी ये हम लोगों को आर्थ्रोपोडा में ही मिलती हैं। एक मल्टी चेम्बर्ड हार्ट, देन अ सिंगल एओर्टा, एंड देन अ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट बेसिकली गोइंग टू रिलीज body fluid, that is basically the hemolymph. And if you look at the characteristic of hemolymph, तो ये वाला जो hemolymph है it is transparent, and being transparent common sense it lack any sort of respiratory pigment, कोई नहीं है यहाँ पे। तो respiratory pigment का यहाँ पे रोल इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का और बॉडी फ्लूइड का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट ट्रेकियल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं। सो ब्लड if you want to say it a blood, so that particular blood is transparent because it lack any sort of what pigment or color. So हम बात ही कर रहे थे कि ये वही hemolymph ये बाद में फ्लोट करता है into different parts of the bodies like perineural region and then the perigastric region and then in the
डिफरेंट साइनसेस ऑफ द बॉडी, तो इस लिहाज से इसकी सिलोम जो थोड़ी सी स्क्वीज हो गई है, स्मॉल हो गई है और डिफरेंट चेम्बर्स में डिवाइडेड है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पूरी बॉडी के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया या रोटेट करता रहता है या गर्दिश करता रहता है। नाउ वी वांट टू सी द एक्सक्रीशन। Oh yes, you will discuss this very topic in detail in, you can say, part 2, but we want to see something else। वो ये है कि एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास ऑर्गेनिज्म को ड्रॉ किया जा सकता है बहुत तेजी से, लेकिन बहरहाल अगेन इट इज नॉट द टॉपिक ऑफ यू कैन से दैट मच डिटेल डिस्कशन ओवर हियर। हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनका नाम क्या है। तो आंसर है मैलपिगियन, Malpighian। I don't know why different, you can say, even teachers utter this word Malpighian. It can never be Malpighian because there is no H after P, so we will call it as Malpighian। Malpighian tubules, और ये जो हमारे पास Malpighian tubules हैं, they are attached, important to note, they are attached with the digestive system, right? Or these particular Malpighian tubules, they basically float into the hemolymph and gather waste product at its distal end। आपको पता है डिस्टल क्या होता है, दूर वाला, प्रॉक्सिमल क्या होता है, पास वाला। तो डिस्टल एंड से ये वेस्ट प्रोडक्ट को पकड़ती हैं और इसे कॉन्संट्रेट करती आखिरकार उस पर्टिकुलर एमोनिया को यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर देती। So these particular organisms, they are basically uricotalic। Whenever I use the term uricotalic, it means they are going to excrete uric acid। तो ये यूरिक एसिड को रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राई क्रिस्टल्स। इसका मतलब ये होगा कि इन ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी है कि वो जीरो वाटर के साथ भी अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी में से निकाल सकती है। तो इन द टर्म्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, perhaps insects or the arthropods are the most superb organism on the face of earth। no other match in the terms of utilization of the water excretion। And now we want to move to the next thing, that is called as a nervous system। तो हम जिस ऑर्गेनिज्म को अगेन वही बात है डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, दैट इज ऑफ कोर्स अ कॉकरोच। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिज्म है, तो हम बातें करेंगे आर्थ्रोपोड्स की। तो आर्थ्रोपोड्स आपको नजर आता है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एडवांस किस्म का सेफेलिक रीजन, और मैंने बहुत 2-3 पिछले चैप्टर से मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, सेफलाइजेशन, हेड रीजन का बड़ा हो जाना, राइट। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स शुड बी हायर देन द नॉर्मल वन, तो तभी सेफलाइजेशन डेवलप होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल नजर आते हैं क्या, सेरिब्रल गैंग्लिया। और जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं सेरिब्रल, इट मींस इट इज पर्टेनिंग टू योर खोपड़ी, सेरिब्रल, राइट। सो दिस देयर आर द सेरिब्रल गैंग्लिया। कोई बंदा आपसे पूछे गैंग्लिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ये स्फेरिकल मैस ऑफ एक्यूमुलेटेड न्यूरॉन्स है, कि जब न्यूरॉन्स आपस में इकट्ठे होकर एक कोई स्फेरिकल सा मैस बना लेंगे तो मैं उसे बोलूंगा गैंग्लिया। तो स्फेरिकल गैंग्लिया हमारे पास प्रेजेंट है, प्लस इसके अलावा यहाँ पे थोरेसिक गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। फिर इसके अलावा नजर आएंगे हम लोगों को एब्डोमिनल गैंग्लिया, और इन सारे के सारे गैंग्लिया को जोड़ने के लिए मुझे नजर आएगी VNC। Whenever I use VNC word, इसका मतलब होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। बहुत दफा बताया आप लोगों को कि unlike us their nervous system is on ventral side, while we people have got nervous system on dorsal side। So the marked difference even in the surgery of these organisms as compared to the vertebrates। इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड की पोजीशन कहाँ होती है, आइए इसको हम समझते हैं इस डायग्राम के साथ। लुक एट दिस इज द ऑर्गेनिज्म, और बहुत रफ सी डायग्राम बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो अभी मैंने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर जोन में जो मेरे पास गैंग्लिया हैं, दोज आर बेसिकली मेकिंग द सेफेलिक गैंग्लिया, और यहाँ पे जो गैंग्लिया है दोज आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड थोरेसिक गैंग्लिया। और अगर यहाँ पे एब्डोमेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर एग्जांपल, तो इसकी नीचे वाली साइड पे हर एक सेगमेंट पे गैंग्लिया हैं। These particular ganglia, they are lying on ventral side। Remember, ये वेंट्रल साइड पे हैं अनलाइक अस, और इनको आपस में जोड़ने वाली जो
नर्व है उसका नाम क्या है, जाहिर है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, राइट। और अगर मैं इस पर्टिकुलर वेंट्रल नर्व कॉर्ड को शो करने के लिए कि कैसे इससे हमारी लेटरल नर्व निकलती है, तो आई मस्ट ड्रॉ द डॉर्सल व्यू। तो अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म का डॉर्सल व्यू ड्रॉ करूंगा तो मुझे नजर आएगा कि यहाँ पे गैंग्लिया हैं, यहाँ पर गैंग्लिया हैं। सिमिलरली इन सेगमेंट्स में सेंटर में गैंग्लिया हैं, समवेयर हियर। और ये जो गैंग्लिया हैं, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ कोर्स वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये नीचे वाली साइड पर है, इसकी मैंने जो ऊपर वाली प्लेट्स है वो उतार दी है मैंने। तो फिर इससे निकलती हैं यहाँ पे साइडों पर लेटरल नर्व्स, ये वाली, ये जाहिर है एसेंशियल हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो ये है इसका नर्वस सिस्टम दैट इज वेरी वेरी मच एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इस लिहाज से आप लोगों को नर्वस सिस्टम ज़्यादा एडेप्टेड नजर आते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड दैट इज स्केलेटन एंड लोकोमोशन। और जैसे डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ कि स्केलेटन इट इज एक्सटर्नल, ये बाहर पाया जाता है। इट इज वेरी टफ, राइट, इट इज वेरी टफ बट इट इज वेरी लाइट। और जिस पर्टिकुलर मटेरियल में ये खूबी पाई जाती है दैट इज नन अदर देन काइटिन। एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल कि काइटिन इज बेसिकली a carbohydrate. It is basically a carbohydrate. Right. Next. कि अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो काइटिनस प्लेट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग मैनी जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें तो नजर आएगा कि आपको इसकी लेग के ऊपर प्रेजेंट काइटिन के अंदर वाली साइड पे मसल्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही आपको पता है कि हमारे मसल्स हड्डियों के ऊपर लगे हुए हैं, तो आप ये समझ लें कि इनके मसल्स हड्डियों के अंदर लगे हुए हैं, राइट। देयरफॉर देयर स्केलेटन इज एक्सटर्नल, बाहर की तरफ है, राइट। और इस पर्टिकुलर स्केलेटन को जो बाहर की तरफ होता है हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सोस्केलेटन। इसके अलावा ये इसको डेसिकेशन से बचाएगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। कहा जाता है कि अगर किसी जगह पर एटम बम गिरा दिया जाए तो तब भी वहां पे जो मखलूक नहीं मरेगी वो शायद हमारी क्या है, कॉकरोच। और उसकी रीजन यही है कि ने उसको एक बहुत लाइट लेकिन बहुत ही टफ किस्म का क्या दे दिया है, कवर, एंड दैट कवर इज नथिंग अदर देन काइटिन, राइट। तो ये है इसके स्केलेटन की खूबियां। अगर हम बात करें इसकी लोकोमोशन की तो यस अगेन जबरदस्त, ये बहुत ही मार्वलस ग्रुप है बिकॉज कि आप लोगों को इसमें स्विमर से लेके क्रॉलर्स तक, रनर्स तक, और फिर उसके बाद फ्लायर्स तक, फ्लाइट के ऑर्गेनिज्म तक सब किस्म की वैरायटी नजर आती है। लेकिन बाहर इन सब में ये बात जरूर को माने कि चाहे इनके चलने वाले पाँव हैं, चाहे स्विम करने के लिए क्या है कोई हैंड्स मॉडिफाई हो गए हैं, या फिर इनके उड़ने के लिए विंग्स प्रेजेंट है, वट एवर द केस में बी, दे आर ऑलवेज पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। और इन पेयर्ड स्ट्रक्चर्स के नंबर की बुनियाद पर हम आमतौर पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो 6 भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ लेग्स 8 भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ पेयर जो है 10 भी हो सकती हैं, और नंबर ऑफ जो पेयर्ड लेग्स हैं वो 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 10 से ज्यादा होने की जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, सेंटीपीड एंड मिलीपीड्स, राइट। तो आपको नजर आएगा इन ऑर्गेनिज्म में देखें कि सेंटीपीड में आप लोगों को हर सेगमेंट पे एक एक नजर आ रही है, लेकिन जब आप लोग मिलीपीड की बात करते हैं तो आप लोगों को एक ही सेगमेंट के ऊपर 2-2, 3-3 लेग नजर आती है। कहा जाता है कि ये जो सेंटीपीड्स होते हैं दे आर यू कैन से नॉट फ्रेंडली एट ऑल, बल्कि इनको पॉइजन होता है, दे कैन बाइट यू, दे कैन इन्फेक्ट यू एंड मे समटाइम कॉज अ डेथ इफ यू सेंसिटिव टू इट। लेकिन अगर आप मिलीपीड की बात करें तो वो बहुत लाइट वेट होते हैं और आपके ऊपर चल रहे हो तो आपको पता भी चलेगा। एबव ऑल कि ये एनिमी नहीं होते बल्कि फ्रेंडली होते हैं। मुरादा बात है कि समटाइम उनको फ्रेंडशिप की भारी कीमत अदा करना पड़ती है और हम उनको मार देते हैं। तो बात हो रही थी आप लोगों के साथ कि अगर आप इसकी निस्बत पे किनको देखते हैं फ्लायर्स को, तो फ्लायर में भी डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा कि मॉडिफाइड अपेंडेजेस हैं ये वाली, और इनके जो नंबर है वो 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इससे 2 या 4 से मतलब है 1 पेयर और 2 पेयर्स। तो इसलिए खासी लोकोमोशन के लिए बहुत ज्यादा सूटेड हैं। दे आर वेरी एजाइल, दे आर वेरी स्विफ्ट, देयरफॉर दे आर कैपेबल ऑफ you can say obtaining their food from multiple type of sources, different styles। अगर आप देखती हैं इस पर्टिकुलर मैंटिस को, तो आप इस मैंटिस की जरा मूवमेंट को देखें तो ये काफी देर तक है कि पोस्चर पे खड़े रह सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इनका स्केलेटन बहुत लाइट है, प्लस
इनके जो इंटरनल मसल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टू होल्ड दैट वेरी लाइट स्केलेटन, और फिर मौका मिलते ही ये वाला मेंटिस अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ता है, राइट। सो हेंस हम कह सकते हैं कि लोकोमोशन के एतबार से भी हमें सबसे ज़्यादा वैरायटी जिस ग्रुप नजर आती है दैट इज अ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें यू कैन से डेवलपमेंट किस तरह की होती है, उनकी हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस है, और मैं उन पर्टिकुलर क्लासेस में ऑर्गेनिज्म को किस किस बेस की बुनियाद पे इकट्ठा करता हूँ, इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जस्ट कल तक। और जब इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी तो ये सारी बातें आपको जरूर बताई जाएंगी, इस दुआ के साथ कि आपको ये सारी बातें माइंड बिल्कुल आपके रहें और आप इन बातों को याद रख के वो कीमती पॉइंट स्कोर कर सकें जो आप लोगों को फाइनलाइजेशन तक ले जाएं। और अगेन हमेशा बोलता हूँ अपने वालिदैन का और हमारा बहुत ख्याल रखिएगा, खासतौर पर दुआ में। आई वुड लाइक टू से यू अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope you all will be very fine and ready to have the next lecture of arthropod that is regarding nothing other than classification. So without wasting a single moment, let's move to the whiteboard. Hi my dear zoologists, you know we have started the topic of what classification of arthropods, और बहुत डिटेल क्लासिफिकेशन आपकी बुक में नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस का तज़किरा है। तो हम भी अपने आप को सिर्फ उसी जिक्र तक कॉन्फाइन रखेंगे जो आपकी बुक में है। और ये जो 4 क्लासेस हैं उनमें से एक का नाम है क्रस्टेसिया, दूसरी है इंसेक्टा, और तीसरी है एरेक्निडा, और चौथी है मायरियापोडा। आए हम इन क्लासेस का कंपैरिजन देखते हैं, इनको स्टडी करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इनको एक लीनियर ऑर्डर में दूसरे से कंपेयर करें ताकि आपको इनमें फ़र्क महसूस हो सकते हों। सो स्टार्ट करते हैं क्लास क्रस्टेसिया के साथ। तो क्रस्टेसिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर बेसिकली एक्वाटिक इन नेचर, ये जाहिर है हमारे समंदर वगैरह में पाए जाते हैं। एंड दे हैव गॉट व्हाट गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, जाहिर है पानी में रहते हैं तो गिल से रेस्पायर करेंगे। नाउ वी वांट टू डिस्कस स्केलेटन, और यू कैन सी कि मैंने स्केलेटन के ऊपर आप लोगों के लिए 2 सी के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली यू हैव टू डिस्कस 2 सी ओवर हियर। वन ऑफ देम इज स्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, राइट। इनका जो काइटिन है इट इज डिपॉजिटेड विद डिफरेंट सॉल्ट्स, देयरफॉर इट इज गेटिंग वेरी हार्ड इन टेक्सचर, और अब उसे नाम देते हैं कैरापेस। तो स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ कैरापेस। और अगर आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टॉर्टॉइस की तो हम टॉर्टॉइस के बॉक्स को भी, उसके एक्सोस्केलेटन को भी कैरापेस ही कहते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बड़ी हार्ड सी चीज़ होगी एज कम्पेयर टू अदर 3 क्लासेस। डेफिनेटली ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। नाउ वी वांट टू डिस्कस इट्स हेड। अगर हम इसकी हेड की बात करें तो मैंने हेड के नीचे 212 लिखा हुआ है जस्ट आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे आप लोगों को एंटीना, एक सेंस ऑर्गन है एंटीना, और उसका जो प्लूरल है दैट इज एंटेने। सो देयर आर यू कैन से 1 पेयर ऑफ एंटेने, तो वी मस्ट राइट ओवर हियर द 2, एंड देयर इज जस्ट 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। एंड देयर आर 2 यू कैन से मैक्सिली, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिली लिख दिया है, राइट। नाउ इफ यू लुक एट द अपेंडेजेस, अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स अपेंडेजेस, तो इसका क्या मतलब है? अपेंडेजेस का मतलब है वो चीज जो किसी मेन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि मेरा पेंडिकुलर स्केलेटन में मेरी बाजू शामिल है, मेरी बाजू मेरे धड़ से जुड़ी हुई है, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग दैट इज अटैच्ड विद माय यू कैन से बॉडी, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, अपेंडेज, राइट। जो मेरे होंठ है वो मेरा अपेंडेज नहीं है, लेकिन जो मेरे कान हैं वो मेरे स्कल के ऊपर लगे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अपेंडेज। तो अगर मैं इनकी अपेंडेजेस की बात करूँ तो इनके पास डिफरेंट किस्म के अपेंडेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल few appendages they are for the purpose of walking, few of them are there for swimming, few of them are there for to capture the food, and still other are there for the purpose of respiration, right। तो डिफरेंट किस्म के appendages उन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया है फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, समथिंग लाइक वॉकिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। और अगर मैं इसकी रेस्पिरेशन की बात करूं तो जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि चूंकि ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो डेफिनेटली नंबर 1 पे तो ये रेस्पायर करेंगे बाय मींस ऑफ गिल्स, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी जिक्र किया
कि इस ग्रुप में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं कि जो कि अपनी अपेंडेजेस के जरिए भी सांस ले रहे हैं. तो रेस्पिरेशन कैन बी थ्रू गिल्स और थ्रू appendages, right? And if we want to move to the next topic, and that is basically reproduction, तो reproduction में sexes are separate. इनमें जो sexes है जाहिर है वो क्या है, separate हैं. और जाहिर है reproduction is internal. और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है दोनों की सबकी हो सकती है, complete भी और incomplete भी. अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो there are too many examples जो हम यहाँ पे लिखे कोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज डेफनिया. सो लुक एट दिस इमेज, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली डेफनिया. और आप जो फीचर अभी हम डिस्कस किए हैं, आप उन पर्टिकुलर फीचर्स को इनसे कंपेयर भी करके देखें, राइट? तो अगर हम ये डिस्कस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लेग्स की बात की जाए, तो लेग्स चूंकि इनमें यूनिफाइड कैरेक्टर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसको यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किया. लेकिन जस्ट आप इमेजेस को देखते जाएं और इनकी नंबर ऑफ लेग्स को भी कंपेयर करते जाएं, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज साइक्लोप्स, राइट? एंड नेक्स्ट थिंग इज crabs. Look at the morphological difference, right? And then we have got the lobsters. And then we have got the prawns, and finally the wood louse. तो ये वो एग्जाम्पल है जो आप लोगों की बुक में गिवन है रिगार्डिंग दिस वेरी फैमिली. तो आप देखें कि कितनी ज्यादा वेरिएशंस इन द टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ लेग्स. देयरफॉर हमने लेग्स को यहाँ पे कंपेयर नहीं किया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड द क्लास इंसेक्टा. और अगर आप क्लास इंसेक्टा को देखें तो हैबिटेट सबसे पहला पॉइंट है. कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां पे इंसेक्ट्स हमारे साथ ना हो, चाहे ये डेजर्ट हो, चाहे वो बात समंदर हो, चाहे वो फ्रेश वाटर बॉडी हो, या ये मेरे पास टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो मेरे पास ट्रीज हो, ट्री के टॉप्स हो, ट्री की रूट्स हो, एनीवेयर यू कैन फाइंड दीज ऑर्गेनिजम्स. सो दे आर बेस्ट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स. शायद यही वजह उनके एबंडेंस की भी है. उनकी किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की जो सलाहियत है. और फिर सबसे बड़ी जो खूबी है कि कुल्लू मन अलैहा फान, कि इनको जो कुछ भी मिलता है सब कुछ चट कर जाते हैं, खा जाते हैं. दे आर नॉट दैट मच चूजी इन देयर न्यूट्रिशन और फूड. तो जो भी मिलेगा खा लेंगे, किसी भी चीज को सोर्स ऑफ एनर्जी बना लेंगे. तो इस लिहाज से ही दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द फेस ऑफ अर्थ. अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा इन द टर्म्स ऑफ वैरायटी, in the terms of biodiversity, तो 2/3 of the organism living on the face of earth they are basically insects. ये तो they are basically what? Arthropods. और अगर arthropods में भी मैं देखूं तो सबसे ज्यादा more than 75% they are insects. So I think कि again अगर हम उनकी adaptability की बात करें, अगर हम environment में अपने को adjust करने की बात करें, तो definitely we should salute this particular organism known as the insects, right? और अगर हम इसकी skeleton की बात करें, yes, they have got the skeleton. अगर हम कुछ पता देना चाहें तो they are found everywhere. Habitat की अगर मैं बात करूं तो very first point is they are everywhere. Abundance की बात की जाए तो they are making 75% of the even arthropods. और arthropods सबसे ज्यादा diverse organism है on the face of earth. अगर मैं skeleton की बात करूंगा तो skeleton is basically made up of what? Chitin. और इस पर्टिकुलर अगर मैं काइटिन की बात करूं तो दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स. और आपको पता है कि ऊपर वाली प्लेट्स होती है उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? टर्गा. और नीचे वाली प्लेट्स को हम नाम देते हैं क्या? स्टर्ना, राइट? और इसके अलावा इनकी जो प्लेट्स हैं दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय मींस ऑफ द लूज जंक्शन और द लूज कनेक्टिव्स, राइट? तो ये है हमारे पास बात किसकी? स्केलेटन की. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द हेड एंड थॉरैक्स. अगर आप इनके हेड को देखें तो दे आर प्रोवाइडेड विद द एंटीना. तो हम एंटीना के सामने क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट्स? गुड, यस, एंटीना आर प्रेजेंट. एंड यू नो एंटीना आर बेसिकली सेंस ऑर्गन्स. और ये जो सेंस ऑर्गन है दे व्हेन मूव इनटू द एयर सो दे गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यू कैन से देयर प्रेडेटर्स और द प्रे. और इसके लिहाज से दे हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द कंडीशन. एंड देन इफ यू लुक एट द आईज, so these organisms are very, very marvelous organism because they have got eyes.
नोन एज कंपाउंड आइज। और अगर आप कंपाउंड आइज की बात करेंगे तो आपको पता है कि एक ऐसी आई जिसमें हमारे पास मोर नंबर ऑफ लेंस आर प्रेजेंट पर यूनिट टाइम, तो इसे हम लोग कंपाउंड आइज कहते हैं। इफ यू लुक एट देयर पोजीशन, सो दीज पर्टिकुलर आइज दे आर प्रेजेंट इन द सेफेलिक रीजन ऑन लेटरल साइड। तो लेटरल का मतलब होता है साइडों पे, ये साइडों पे प्रेजेंट होती हैं हमारी आइज। और इस पर्टिकुलर पोजीशन का फायदा इनको ये होता है कि ये अपने सामने के टोटल व्यू के अलावा अपनी साइड्स के ह्यूज व्यू के एकदम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक और चीज जो आपकी बुक में मेंशन है वो मेरे पास क्या है, थॉरैक्स। और आपको पता है कि इंसेक्ट की अगर बात की जाए तो इनकी बॉडी 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये तो वो बच्चों वाली बात है जो जाहिर है आप बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को हम नाम देते हैं जाहिर है हेड, एक को हम नाम देते हैं थॉरैक्स, एंड लास्ट वन इज द एब्डोमेन। तो ये तो 3 पार्ट्स इसके हो गए। हेड के अंदर क्या क्या चीजें तो डिस्कस कर ली हम लोगों ने, और हम बात करते हैं इसके थॉरैक्स की। तो इनका जो थॉरैक्स है बेसिकली वो 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड होता है। उनमें से एक का नाम होता है मेरे पास प्रोथॉरैक्स, एक का नाम होता है मीजोथॉरैक्स, और एक का नाम होता है मेटाथॉरैक्स। इससे ज्यादा डिटेल जाहिर है दिन आपकी लेवल पर मुनासिब नहीं है, तो हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहे। और एक इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि अगर आप इनकी लेग्स को देखें तो लेग्स का नंबर मैंने 3L12W लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ लेग्स हैं, नंबर ऑफ लेग्स इन टर्म्स ऑफ पेयर्स, तो दे में बी 3। तो 3 पेयर्स हमें नजर आ ही सकते हैं, 4 पेयर भी हो सकते हैं। और अगर 4 पेयर नहीं है तो फिर वो बड़ा 4th पेयर या 5th पेयर कहाँ चला गया है? तो आंसर इज कि यहाँ पे 1 और 2 पेयर्स ऑफ क्या हो सकते हैं, विंग्स। तो विंग्स आर देयर, लेग्स आर देयर, देयरफॉर अगर मैं ये बात करूं कि इन द टर्म्स ऑफ मूवमेंट दे आर द मोस्ट वर्सेटाइल, सो देयरफॉर दे कैन burrow, they can live on the face of earth, they can swim in water and they can even fly in air, so the most diverse group. और अगर हम बात करेंगे इसके NS की, NS stands for of course nervous system, I have placed a Q over here। तो नर्वस सिस्टम इनका जाहिर है बहुत एडवांस है। हम लोगों ने देखा कि इनके पास प्रॉपर क्या प्रेजेंट है, एक साइबल गैंग्लिया प्रेजेंट है, और साइबल गैंग्लिया में से वेंट्रल रीजन में नीचे वाली साइड पे ऑर्गेनिज्म के एक पेयर ऑफ क्या गुजर रही है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड गुजर रही है, जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या प्रोवाइड कर रही है, गैंग्लिया। और इन पर्टिकुलर गैंग्लिया को देखा जाए तो देयर में बी थोरैसिक गैंग्लिया, देयर में बी द एब्डोमिनल गैंग्लिया, और इन पर्टिकुलर एब्डोमिनल गैंग्लिया से फिर लेटरल नर्व्स अराइज होती है, दोज आर गोइंग टू गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। So this is the bit very brief and quick detail regarding the nervous system of the insects, but they are more advanced than any other group in the terms of nervous system. Now we want to move to the respiration. Respiration की जहाँ तक बात है तो most of the organism of this particular class insecta, they have got nothing other than tracheal system. और आप जब चैप्टर नंबर 13 पे पहुंचेंगे तो हम इन पर्टिकुलर ट्रैकियल सिस्टम को बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे भी हम लोगों ने जब डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने इसको कुछ हद तक डिटेल से डिस्कस किया था कि व्हाट इज बेसिकली ट्रैकियल सिस्टम। एंड देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो इसमें मैंने 2 बातें लिखी हुई आप लोगों के लिए, एक में लिखा है सेक्सेस और एक में वर्ड लिखा हुआ है पैरिटी। What is meant by the parity? इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म एग ले कर रहा है या प्रॉपर बेबी को डिलीवर कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास है कि सेक्सेस आर सेपरेट एंड इन द टर्म्स ऑफ पैरिटी दीज ऑर्गेनिजम्स आर ओविपेरस इन नेचर, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ओविपेरस। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ओविपेरस तो इसका मतलब हमारे स्टूडेंट्स ये होता है कि ये अंडे देते हैं, दे ले एग्स, ठीक है। Although fertilization is internal, but they lay fertilized eggs, और फिर उन फर्टिलाइज्ड एग्स में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी, डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और उसके रिजल्ट में डेफिनेटली मेरे पास ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जाहिर है इंसेक्ट। नाउ इफ यू वांट टू सी द एग्जांपल्स, तो यू नो वेरी वेरी एक्सीलेंट एग्जांपल्स अराउंड यू। फॉर एग्जांपल बड़ा मशहूर ज़माना एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज मॉस्किटो, ठीक है। देन वी नो द बटरफ्लाइज, then we know the butterfly, then we know the moth। अब आपको इमेजेस दिखाने हैं खास तौर पे इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई को। तो आप देखते हैं कि जब कभी भी ये बटरफ्लाई बैठती है तो इसके विंग्स इसकी बॉडी के एट राइट एंगल ऊपर की तरफ खड़े होते हैं,
लेकिन अगर इसी की मैं सिस्टर स्पीशीज की बात करूं, इसकी बहुत करीबी एक रिलेटिव की बात करूं, स्टिल वी हैव मेनी अदर समथिंग लाइक वेस्प्स। आई थिंक कि आप में से हर बंदा वेस्प को भी जानता है और जिंदगी में उसका सामना कभी ना कभी किसी वेस्प से जरूर हुआ होगा, राइट। एंड देन another very good example are the beetles। मैंने गुड एग्जाम्पल इसलिए बोला है कि जब आप बचपन में थे तो आप डेफिनेटली इनमें से किसी बीटल के साथ जरूर खेलते रहे होंगे, और छोटे होते हुए शायद किसी हद तक आप लोगों के लिए थोड़ी सी फैसिनेशन का जरिया भी रही होगी, बिकॉज किसी जो कलर्स हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास इज ऑफ कोर्स एरेक्निडा। दिस वेरी क्लास नोन एज एरेक्निडा, मैंने आपसे बोला था लास्ट जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोडा की, कि एक मूवी थी उसका नाम था एरेक्नोफोबिया, राइट। और उस एरेक्नोफोबिया में बेसिकली हम लोगों ने स्पाइडर सेक्टिंग करवाई थी। तो ये बेसिकली हमारे पास स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस का ग्रुप है, और मेरा ख्याल है एक्टर भी है जिन्होंने स्कॉर्पियन मूवी में काम किया, वाज बेसिकली रेसलर एज वेल। तो अगर हम बात करेंगे इनकी हैबिटेट की, दीज ऑर्गेनिज्म दे आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट, ये आमतौर पे जमीन पे पाए जाते हैं। और अगर हम इनके स्केलेटन की बात करेंगे तो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द काइटिन, और इस पर्टिकुलर स्केलेटन की जो सबसे इंपॉर्टेंट खूबी ये है कि इस वाले केस में जो हेड और थॉरिक्स है वो आपस में मिल गए हैं, और जब कभी भी हम हेड और थॉरिक्स को आपस में मिलाते हैं तो उसके लिए हमारी ज़ूलॉजी या मेडिकल साइंसेज एक टर्म यूज करती है, दैट इज कॉल्ड एज द सेफलोथोरैक्स, राइट। फिर इसके अलावा इसमें एक बहुत डिस्टिंक्ट मार्क्ड हम लोगों को एब्डोमेन भी नजर आता है, दैट इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग एंड स्टोरिंग, राइट। तो ये है कुछ यूनिक फीचर रिगार्डिंग द स्केलेटन एंड हेड रीजन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। और अगर मैं इस पर्टिकुलर हेड को फर्दर एक्सप्लेन करूं तो इस पर्टिकुलर हेड में जो एंटीना है दैट इज जीरो, दैट इज नॉट प्रेजेंट। तो इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, स्टूडेंट्स, ब्लॉक कर दिया है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एंटीना आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। ट्रू जॉज आर एब्सेंट, जॉज तो है लेकिन वो ट्रू जॉज नहीं है। सो ट्रू जॉज आर बेसिकली व्हाट, एब्सेंट, राइट। And now we want to move the next you can say organ that is attached with the head region. They are called as chelicerae. Look at this structure. So ये जो organs अब आप लोगों को वाइब्रेट करते हुए मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, these are basically chelicerae. Look at this, sometime these are modified with the claws. These are called as accipiens claws. और इन पर्टिकुलर क्लॉज की वजह से जाहिर है ये अपने शिकार को ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको क्रश कर सकते हैं, राइट। एंड देन लुक एट दीज ऑर्गन्स अटैच्ड विद द व्हाट, head region. These are called as a pedipalps and they are going to play a role in of course digestion. और अगर मैं इन पर्टिकुलर आईज की बात करूं तो these particular eyes they are simple, but आप देखिए कि सिंपल का मतलब यह है कि इसके अंदर एक ही लेंस इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर आई में एक से ज्यादा लेंस इस्तेमाल तो हम उसे बोलते हैं कंपाउंड आई। इट इज समथिंग लाइक योर कैमरा। आपको पता है जो आपका कैमरा है उसमें भी एक ही लेंस होता है। आप लोगों के मोबाइल में जो कैमरा है उसमें भी एक ही लेंस होता है, लेकिन जब आप उसका एक फीचर ऑन करते हैं पैनोरामिक, तो फिर आप उस पर्टिकुलर कैमरा को, उस पर्टिकुलर मोबाइल को एक डायरेक्शन से मूव करना शुरू करें और फिर उसे घुमाते हुए 360 तक ले जाए, तो आपको वो पूरे का पूरा 360 एंगल का एक व्यू दे देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पैनोरामिक व्यू। आई थिंक आपने वो वाला फीचर डेफिनेटली यूज किया होगा। तो उस पर्टिकुलर फीचर में आपको ये वाली बात भी पता है कि जो चीज आपके करीब है वो आपको करीबी नजर आती है और जो दूर है वो आपको दूरी नजर आती है। तो सेम इज द केस हियर कि इस किस्म की आईज ऑल्दो दे आर सिंपल बट दे आर गिविंग इट द पैनोरामिक व्यू। तो इस पर्टिकुलर पैनोरामिक व्यू देने वाली आई को अगर आपने कहीं फाइंड करना हो तो इट इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल विद द इन क्लास एरेक्निडा। And now we want to move to another very important feature of arachnids, they consist of nothing other than 4 pairs of legs. To look at this particular spider, तो आप बड़ी आसानी से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की 4 लेग्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 और एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में गिवन है, उनमें से एक का नाम स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, माइट्स, और एक का नाम मेरे पास क्या है, टिक्स। मेरा ख्याल है कि आप जिंदगी में इन 2 ऑर्गेनिज्म से भी जिंदगी में कभी ना कभी आप लोगों का सामना जरूर पड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप लोग इस पर्टिकुलर डस्ट माइट को देखें, दिखने में ये बहुत सिंपल लगती है, लेकिन
इसकी वजह से होने वाली इरिटेशन इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो कोशिश करें कि सफाई जो निस्फ ईमान कहा गया है तो वो सिर्फ अपनी ही ना रखें, बल्कि अपने इर्द गिर्द डस्ट को भी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इसके अंदर ये वाली बड़ी डेंजरस किस्म की माइट्स जमा हो सकती हैं जो बहुत डेंजरस किस्म की एलर्जी कॉज कर सकती हैं। एंड आई विल वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास दैट इज डिस्कस्ड इन योर बुक दैट इज कॉल्ड एज अ मायरियापोडा। और अगर आप इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो इनका भी हेड जो है दैट इज वेरी मच यू कैन से डिस्टिंक्ट। तो इनका पर्टिकुलर एक डिस्टिंक्ट हेड है और इस पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट हेड में आप लोगों को नजर आएगा कि इसमें डेफिनेटली एंटीना आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर एंटीनी आर प्रेजेंट एंड नो अदर ऑर्गन लाइक पेडिपल पोचलेसरी आर एब्सेंट ऑल टुगेदर। और अगर आप इनके आईज की बात करें तो डेफिनेटली दे हैव गॉट अ पेयर ऑफ आई। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ आई प्रेजेंट है दैट इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हेड रीजन्स। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो उनमें से एक का नाम हमारे पास क्या है, सेंटीपीड। और इसे आमतौर पे हम लोग सेंटीपीड का नाम इसी देते हैं कि इसकी बॉडी में डिफरेंट क्या है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है और हर सेगमेंट के ऊपर ऑलमोस्ट एक पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है ऑन बोथ साइड्स। लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक सेगमेंट के ऊपर एक पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेंटीपीड। ठीक है, 100% बात ही है, सेंटी का मतलब होता है 100 और पीड का मतलब होता है पाँव। 100% बात यह है कि हर सेगमेंट के ऊपर एक पाँव होगा। लेकिन अगर इसी सेगमेंट के ऊपर जो नंबर ऑफ लेग्स है वो 2, 3 या इससे ज्यादा हो जाए तो फिर हम इसे बोलते हैं मिलीपीड, राइट। तो ये जो कहा जाता है कि जो सेंटीपीड हैं दे आर डेफिनेटली पॉइजनस इन नेचर, ये बहुत जहरीले होते हैं। लेकिन जहां तक मिलीपीड की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि फ्रेंडली होते हैं, बट नेवर ट्राई टू प्ले विद दीज ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू। तो ये वो कुछ बातें थी जो आप लोगों की बुक में गिवन है और हमने कोशिश ये किया है कि आप लोगों की बुक के अलावा आप लोगों को किसी किस्म का नॉलेज इम्पार्ट ना किया जाए, बिकॉज कि इन चारों क्लासेस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइवर्स किस्म का नॉलेज प्रेजेंट है। और इंटरेस्टिंग जो बातें इस पर्टिकुलर फाइलम के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह कल। और कल तक हमें दी इजाज़त इस ख्वाहिश के साथ कि आप अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें और नमाज पढ़ें, दुआ करें और हमारे लिए भी हाथ ज़रूर उठाएं। आई वॉन्ट टू से यू